हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करो तो यूनिट नंबर 2 का ये लेसन 2 है। इसके बाद पूरी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर का नाम क्या है? इमर्जिंग इशूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट, सिनॉप्सिस या फिर नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए तो 8178359562 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आओ जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दिस चैप्टर डिस्कसेस द एथिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, कि हमारे कॉर्पोरेट एंटिटी के कुछ प्रिंसिपल एथिक्स को ये चैप्टर डिस्कस करने वाला है। इसमें एक टॉपिक आता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग से हम क्या मतलब है? इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब है बाइंग और सेलिंग अ कंपनी शेयर, यानी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं बाय कंपनी, यानी कि कंपनी के शेयर जो है वो बाय किए जाएं या फिर सेल किए जाएं। एंड साथ ही साथ जो कंपनी की ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत प्रीशियस होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें पब्लिक के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी होती है और वो टाइम से पहले ही पब्लिक को पता चल जाए, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो बेसिकली इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए बहुत सारे शेयर होल्डर हैं जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे शेयर होल्डर में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो कि कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को फैला दे कि आने वाले समय में, या उसको अंदर से कोई कंपनी से कोई इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आने वाले समय में किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो नीचे बिल्कुल ही गिर जाएगा, टूट जाएगा उस शेयर का प्राइस, तो सारे शेयर होल्डर क्या करेंगे? अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे या फिर बाय बैक की सिचुएशन बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पे यही बताया गया, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती है, पब्लिक तक पहुंचा देती है, जो कि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब आप इसको अपनी लाइफ के किसी भी छोटे से छोटे एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको कोई भी फोन या लैपटॉप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं और वो पहले से ही बता दें, तो ठीक है, तो वो आपके अंदर सस्पेंस या फिर वो खुशी नहीं होगी जो आपको आपके किसी भी रिजल्ट डिक्लेयर होने पे या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट मिलने के बाद अगर आपको वो गिफ्ट करते हैं, तो आपका सस्पेंस लेवल या फिर आपकी जो भी मन में जो इच्छा होगी और उसकी जो खुशी होगी वो बहुत अलग होगी। तो इसी तरीके से है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती हैं जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हो जाएगा तो कंपनी कैसे रनअप हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से पूरे चैप्टर पे बात की गई है। नाम से ही आप समझ पा रहे हो, इमर्जिंग इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो कि क्रिएट होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे केसेस हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है विसल ब्लोइंग का, ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि विसल ब्लोइंग इज व्हेन पीपल टेकिंग सच एन इनिशिएटिव रिवल इन प्रॉपर एंड अनलॉफुल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सीएसआर के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अब ये समझ आ गया आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। अब बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो इंक्लूड करती है परचेज एंड सेल ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी सिक्योरिटीज, यानी कि जो पब्लिकल जो ट्रेड होते हैं, शेयर होते हैं कंपनी की सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल स्टॉक है, बॉन्ड है, बाय पर्सन विद इन अ कंपनी और पीपल दैट आर प्रिविलेज टू मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। दिस इज गवर्न बाय स्ट्रिक्टली एंड विद लीगल प्रोविजंस इन मोस्ट कंट्री. It is because if people are allowed to trade on the basis of inside information, it create an uneven playing field for the general public. यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन पहले से ही लीक हो जाए तो देखो कितनी दिक्कतें बनती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग इज व्हेन समवन इन्वेस्ट इज diversed of stock of an organization where he has a considerable non-public knowledge about the structure or functioning of the entity, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको मेन पढ़ा रही हूँ और मैं साथ साथ इंग्लिश भी कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दूसरी कंट्रीज के बच्चे हैं वो भी देखते हैं, तो उनको भी ये समझ आए, या फिर जिनको हिंदी नहीं आती तो उनके लिए भी मैं काफ़ी इंग्लिश में भी लैंग्वेज जो है बोल रही हूँ। तो अब नेक्स्ट आता है टाइप्स की बात करें तो टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो आते हैं। नंबर वन इज लीगल ट्रेडिंग, लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड सेकंड वन इज इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। लीगल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लीगली इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि पब्लिक को, यानी कि दिस रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन कॉर्पोरेट इनसाइडर एक्सपेक्ट शेयर होल्डर टू बाय और सेल शेयर ऑफ स्टॉक इन दे ओन कंपनी। जैसे डायरेक्टर है, कोई ऑफिसर है
या कोई एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स वगैरह बाय कर रहे हैं एंड विद इन द फ्रेमवर्क एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन के अंडर में जाके सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली, और ये मैंडेटरी डिस्क्लोज किया जाता है जो भी इन्फॉर्मेशन सेबी के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी चाहिए किसी भी शेयर होल्डर को या जो भी शेयर बाय कर रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होती है। इसमें कुछ भी हाइडनेस नहीं होती, छुपाया नहीं जाता। तो ये होता है इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो बेसिकली दिस एन इलीगल एक्शन बाय समवन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक, जो कि पब्लिक में अभी डिस्क्लोज नहीं करनी थी बट स्टिल पहले से ही डिस्क्लोज हो गई है। इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टी में कौन कौन आता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कंपनी एग्जीक्यूटिव, इवन अदर पीपल, लॉयर्स, कंसल्टेंट हु हैज एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। ठीक है, कि कहीं से डेटा मिला, एक को पता चला तो दूसरे तक पहुंचा दिया और पूरी खबर फैल गई और वो फिर दिक्कत बनती है। ठीक है, तो वो आता है इलीगल से हमारा इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। आई होप आपको क्लियर है। नोट्स में बिल्कुल मेन टू मेन लिखा हुआ है, आप उसको रीड आउट साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या केस आता है आपका, कुछ यहाँ पर बताए गए हैं कि रीसेंट केसेस थे। ठीक है, रीसेंट केसेस के बारे में बताया गया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बुक से, आपकी बुक में जो है रोल दिए गए हैं सीजी के, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुकी हूँ आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या रूल्स हैं तो वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो मैं स्किप आउट कर रही हूँ उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीसेंट केसेस बताए गए हैं यहाँ पर आप लोगों के, यहाँ पर एंड इम्पैक्ट बताए गए हैं, यानी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसके कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह के बारे में बताया गया कि क्या प्रभाव पड़ा इसकी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रुप आया था जो कि यहाँ पर बताता है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला आता है गैलीलियन, जो हमारा ग्रुप है बेसिकली इन 2009 basically Raj, a chief and the founder of a hedge and fund Galilean group was accused of the using insider information gained from other officer, यानी कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी जो कि गेन की गई थी किसी अदर ऑफिसर की वजह से, जिसकी वजह से मिसकंडक्ट हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पे जो है स्कैंडल्स देखने को मिल गए थे ऑन यूनाइटेड स्टेट फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ केसेस यहाँ पे देखने। बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा केस पकड़ा गया था वो था मार्था स्टेवर्ट का, जो कि 2001 के अंदर पकड़ा गया था। और ये एक बिजनेस लेडी थी जो कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने या घटने की वजह से फटाफट से उसको इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से उसको पता चल जाता था कि स्टॉक के प्राइसेस अब आगे कम होने वाले हैं, तो फटाफट से सेल आउट कर देती थी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि उसको पता लगता था कि स्टॉक के प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ने वाले, तो फटाफट से बाइंग कर लेती थी। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन चलती रही और इनको जो भी है अरेस्ट भी किया गया था। बिजनेस लेडी थी ये जिनको इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर मैंने गैलीलियन ग्रुप में भी बताया कि ये 2009 का था, चीफ एंड फाउंडर ऑफ हेज एंड फंड के लिए था, जिसके अंदर यहाँ पे एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन गेन हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आई थी। यानी दो केसेस बहुत मेन है जो कि यहाँ मेंशन किए हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी जो हमारे कुछ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हमारी सीजी के अंदर देखी जाती हैं। सबसे पहला आता है विसल ब्लोअर प्रोग्राम, यानी जो विसल ब्लोअर होता है वो एक्चुअल में होता कौन है। विसल ब्लोअर जो होता है एक इस तरीके का कंपनी में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गलत चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है और जो भी गलत चीज़ें हो रही होती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आगे ऊपर लेवल तक पहुंचाता है और कंप्लेन वगैरह देता है कि इस तरीके से कंपनी के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, पॉलिसीज पे गड़बड़ाहट हो रही है। तो इस तरीके से ये विसल ब्लोअर का काम रहता है। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ एथिक्स एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय वगैरह को ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, सो दैट कि जो हमारे जो काम है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, यानी मेकिंग कॉर्पोरेट एथिक्स कोड दैट कंटेन स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन लीगल एंड एथिकल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस। यानी जो ट्रेनिंग है सेमिनार अबाउट द लॉ रिगार्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इज कंडक्टेड फॉर द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस पे अवेयरनेस फैलाई जाती है लीगल बाउंड्रीज के रिगार्डिंग। फिर आता है प्री ट्रेड क्लियरेंस। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, कंपनीज रिक्वायर द हाई रैंकिंग एम्प्लॉय, इनको अच्छे परफेक्ट एम्प्लॉयज़, हाई रैंकिंग वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं सो दैट ये अच्छे तरीके से काम करें और ज़्यादा पैसों के पीछे ना भागें और जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर तक ना पहुंचाएं और अच्छे तरीके से काम करें, जितना भी काम है वो करें। सर्वेलेंस मॉनिटरिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर चीज़ों को ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ इंटरनल कंप्लाइंस है, इंटरनल ऑडिटिंग है, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है, ये सारी चीज़ें होती है। अवेयरनेस वगैरह स्प्रेड करता है और टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि कोई कहीं गलती तो नहीं हो रही, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा या धोखाधड़ी तो नहीं होती। तो ये सारे काम जो है वो चेकआउट यहाँ पे किए जाते हैं रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है,
नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो हमारा टॉपिक आता है विसल ब्लोइंग का, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो विसल ब्लोइंग क्या होता है? वैसे तो मैंने अभी विसल ब्लोअर समझाया, ये विसल ब्लोइंग है एंड विसल ब्लोअर, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। विसल ब्लोइंग जो होता है वो मेक इट्स पॉसिबल, यहाँ लिखा है द टर्म विसल ब्लोइंग डिफाइंड एज रेजिंग अ कंसर्न अबाउट रॉन्ग डूइंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे विसल ब्लोइंग क्या है? बेसिकली विसल ब्लोइंग डिफाइन करता है कि एक कोई भी कंसर्न, कोई भी जो गलत एक्टिविटी या गलत चीज हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए उसके प्रति आवाज उठाता है, तो विसल ब्लोइंग है। एंड विसल ब्लोअर क्या है? एक पर्सन होता है, ठीक है। तो विसल ब्लोइंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है आवाज, तो विसल ब्लोअर कौन है? एक ऐसा पर्सन है जो एक्सपोज करता है कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है, डिसऑनेस्टी, इलीगल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, तो उसके प्रति ये आवाज उठाता है, तो ये एक पर्सन है। विसल ब्लोइंग क्या है? एक टर्म है जो कि डिफाइन की गई है, कोई भी रॉन्ग डूइंग कोई भी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो विसल ब्लोइंग के अंदर आती है, और विसल ब्लोअर एक पर्सन होता है जो बिल्कुल आवाज उठाता है गलत एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। उसके बाद आता है कुछ यहाँ पर बताया गया है विसल ब्लोइंग के अंदर कुछ फ्रॉड और करप्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी कि जो विसल ब्लोइंग है टेक प्लेस व्हेन वन और मोर पर्सन इन द केस एम्प्लॉयर और अ मेंबर ऑन ऑर्गेनाइजेशन मेक अ डिस्क्लोजर कंसर्निंग, यानी कोई गलत कर रहा है, कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो ये आवाज उठा देता है, ठीक है, विसल ब्लोअर। तो ये इस तरीके से। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, फ्रॉड है, करप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉ और अदर रेगुलेशन वायलेशंस है, अनएथिकल बिहेवियर है। तो ये सारे किसके पॉइंट्स आते हैं? ये आते हैं कि कुछ भी विसल ब्लोइंग के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं उस पर बात करते हैं, जैसे कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड में क्या आता है? क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, कोई फ्रॉड हो रहा है, मनी का कुछ फ्रॉड हो रहा है, कोई अकाउंट से कोई चेंजिंग ऑफ अकाउंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आती है जो कि विसल ब्लोअर इस पर आवाज उठाता है। करप्शन वगैरह हो रहा है, जैसे एक्ट द इन्वॉल्व आपके कोई चोरी हो रही है, अनऑथराइज यूज ऑफ द कंपनी की प्रॉपर्टी कोई यूज हो रही है, तो इस तरीके से करप्शन वगैरह जो होता है उस पर ये आवाज उठाता है। लॉज और अदर रेगुलेशन वायलेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर लेबर लॉ आता है, सेफ्टी लॉ, हेल्थ लॉ, ठीक है, ये इस तरीके के लॉज पे ये कंसर्न दिखाता है। अनएथिकल बिहेवियर जैसे कि प्रैक्टिसेस सच एज हरासमेंट है, कोई बिहेवियर दैट गो अगेंस्ट अ कंपनी नॉर्म, कंपनी के पे अगर कोई बुरा इम्पैक्ट आ रहा है या फिर कोई उसके बिहेवियर को ठेस पहुंच रही है, तो ये इस तरीके से जो है विसल ब्लोअर जो है आवाज उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विसल ब्लोअर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ दी गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सीजी, ठीक है। आपको जो भी आंसर देना होगा वो इंपॉर्टेंस हो चाहे आपकी कुछ भी दिया हो, वो सीजी के में अंडर में ही लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है इंसिस्टिंग ऑफ ऑन लॉ एंड एथिक्स कंप्लाइंस, यानी कि कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है तो उसको लेके तो आवाज ये बिल्कुल उठाएगा। कोई भी इंटरनल कुछ रॉन्ग हो रहा है या फिर आपका मिसकंडक्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी वो पता लगाएगा सो दैट आगे चल के ज्यादा दिक्कतें ना बढ़े, और वो जो भी दिक्कतें हैं उनको टैकल कर लेगा टाइमली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो विसल ब्लोअर होता है वो कहता है कि भाई कोई भी चीज छुपानी ही क्यों है। अकाउंटेबिलिटी यानी आप जवाबदेही होनी चाहिए, आपके जो अकाउंट्स है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी उसमें सब दिखाई देना चाहिए, नहीं कि बहुत धोखाधड़ी आप आधी चीजें छुपा रहे हो अपने शेयर होल्डर से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है ट्रांसपेरेंसी के अंदर। इंटरनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग फॉरवर्ड कंप्लेन अबाउट मिसलीड्स हो गए। When three is insurance, there is assurance that such complaint will be treated for the respect, है ना। तो कोई भी दिक्कतें जो होती है वो सॉर्ट आउट हो जाए। यानी कि नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो भी सीजी है यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पुट द शेयर होल्डर इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी कि जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। विसल ब्लोअर जो होता है आर एबल टू प्रिवेंट एनी रॉन्ग डूइंग, और कोई भी अनवाइज डिसीजन जो होती है उस पर दिक्कतें ना बने, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत ना आए, कोई रिस्क करे तो उसको पहले से। लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोटिंग अ रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क में बताया गया है कि जो विसल ब्लोअर होता है वो हाईलाइट करता है हमारे रिस्क वगैरह को, ठीक है। तो रिस्क वगैरह को किस तरीके से जो है हाईलाइट करता है, मेकिंग इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड अनएथिकल बिहेवियर एंड मेक एफर्ट, यानी कि जो हमारे जो भी अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है उसको अवॉइड करना और एफर्ट्स लगाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पे काफी काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोट करता है, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह ये सब इन सब पे बात करता है, और रेपुटेशन रिस्क वगैरह पे भी वर्क करता है। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो आता है विसल ब्लोइंग के, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दे रखे हैं और रिस्क दे रखे हैं, ठीक है। कि जैसे विसल ब्लोइंग, आप सोचेंगे विसल ब्लोअर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी वगैरह में जो गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं जो कि उसको डर लगा रहता है, बहुत सारी चीजें उसकी भी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सो रहे हो और आप अपनी बालकनी में जाते हो और आप देखते हो कि आपकी गली में कोई चोरी हो रही है, ठीक है।
तो आपको दिख रहा है कि चोरी हो रही है किसी की, स्टिल उनके हाथ में चाकू वगैरह कुछ गन वगैरह होती है, तो आप क्या कुछ बोल पाते हो? नहीं बोल पाते ना, आप चुप रहते हो। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर आपने बोला या आप सामने जाके उसको रोकोगे तो आप ही जो है यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो होता है, विसल ब्लोअर को भी कुछ रिस्क लगे रहते हैं, डर लगा रहता है कि आजकल जो जमाना चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, उसमें यही सारी चीजें चल रही हैं। मैं एक अलग से पार्ट बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसको डर भी लगता है, अपनी जान का खतरा भी रहता है। तो सेम वही विसल ब्लोअर्स के साथ भी है, विसल ब्लोइंग चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ रिस्क है। जैसे कि सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रोटलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, पर्सनल लाइफ जो होती है, बिजनेस की लाइफ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह देखने को मिलता है। अगर पता लग जाए कि हाँ भाई ये पर्सन है, ये विसल ब्लोअर है, तो उसको अलग नज़र से देखा जाएगा, उसकी बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और फियर ऑफ यहाँ पे रहता है, डर भी रहता है। ठीक है, इनसिक्योरिटीज रहती हैं सेफ्टी पर्पज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे लीगल रेपुटेशनल रिस्क जो होते हैं, उसको अपने रिस्क भी रहते हैं, खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है, और भी तरह तरह के यहाँ पे जो है रिस्क रहते हैं। और मिस यूज़ ऑफ विसल ब्लोइंग, मिस यूज़ भी कर सकता है विसल ब्लोइंग, अपने कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं कंपनी के द्वारा, वो उसमें भी वो कुछ गलत के साथ दे सकता है। मतलब अगर उसको कुछ दिख जाता है कि ये बंदा जो है गलत कर रहा है, फिर भी वो आवाज़ ना उठाए और उससे पैसे ले दे के या फिर कुछ सेटलमेंट करके जो है उसका अपना मुंह बंद कर ले, तो इस तरीके से भी गलत भी हो सकता है, मिस यूज़ भी कर सकता है अपनी ये इस पावर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर, यानी कि अब बात करते हैं कि जो हमारे विसल ब्लोअर के लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन या रेगुलेशन बनाए गए हैं कंपनीज के द्वारा, या फिर जो हमारे एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, सो दैट इनको भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, ये भी आवाज़ उठाने से डरे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लॉज दैट प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर, यानी कि कुछ लॉज वगैरह, कुछ कानून वगैरह बनाए गए हैं विसल ब्लोअर के लिए, सो दैट ये लोगों को डर ना लगे अपनी आवाज़ उठाने में। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग आवाज़ उठाने से डरेंगे तो कभी कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें फेस होंगी। ठीक है, तो मोस्ट कंट्रीज हैव प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर एट लॉ विद द व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग, जो होता है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म के बारे में करें, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बारे करें, ऑक्सले एक्ट के बारे में बात करें, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, बाकी इसको डिटेल में अभी मैं नहीं करा रही, बाकी फर्दर जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी पॉलिसी रिलेटेड इंटरनेशनल विसल ब्लोइंग आती है, जिसमें आता है आपकी हाई सिक्योरिटीज़ वगैरह, सेफ प्लेस उनको प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छा गुड गवर्नेंस होगा, तो आपके बेसिकली जो आपके ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह रेडी अप हो जाते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी मदद मिलती है विसल ब्लोअर्स को। एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंदर काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं जो कि मददगार साबित होती हैं एक विसल ब्लोअर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कौन कौन आता है। इसके अंदर रेगुलेटर्स आते हैं, लॉ आता है, जर्नलिस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो अगर कोई भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी मिसकंडक्ट हो जाता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत देखने को मिलती है, तो यहाँ पर विसल ब्लोअर के लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन दी गई है जिसमें उनको मदद मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है प्रोमिनेंट केसेस देखने को मिले हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस विसल ब्लोअर के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं कि विसल ब्लोअर ने कुछ केसेस हैं जो पकड़े थे, प्रोमिनेंट केसेस हैं, जो 3 केस जो सबसे कॉमन है जो बताए गए हैं, इन्होंने पकड़े थे विसल ब्लोअर ने, जो गलत हो रहा था कंपनीज वगैरह के साथ, उसमें ये पकड़ा था इन्होंने। एनरॉल्स बताया है, एक मिनट आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर एक तो आता है आपका एनरॉल स्कैंडल 2001 का, एंड नेक्स्ट आता है वर्ल्डकॉम स्कैंडल 2002 का, एंड कैम्ब्रिज जो होता है वो आपका 2018 का है। ठीक है, अनलाइट का। ठीक है, तो इस तरीके से है। एनरॉल स्कैंडल में क्या बताया गया, इसमें यही बताया गया कि जो भी आपके जो भी रीयूनियन के जो भी डेवलपमेंट या पॉलिसी से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा था, तो उसमें कोई चीज़ जो कुछ लोग थे जो एग्री कर रहे थे और कुछ लोग नहीं एग्री कर रहे थे, तो टॉप मैनेजमेंट तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी वो विसल ब्लोअर ने पहुंचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करें, वर्ल्ड कॉम स्कैंडल 2002 के बारे में बात करें, तो इसमें क्या हुआ था, आपके जो फर्स्ट 2 रिवील $1 बिलियन अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था, जिसमें आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस देखने को मिला था इस केस के अंदर। और इसके अंदर जो है साथ ही साथ ये भी बताया गया है, क्रिएटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकरप्ट इन द यूएस से हुआ था। हर एंगेजमेंट हाईलाइटेड इन द इंटरनल रिपोर्टिंग एक्सपर्ट विसल ब्लोइंग इन द कॉर्पोरेशन, और वो केस इन्होंने विसल ब्लोअर ने पकड़ा था। ठीक है, और उसके बाद आता है कैम्ब्रिज एनालिटिका जो 2018 का था, इसके अंदर डेटा वगैरह लीक हो रहा था। ठीक है, और तब भी विसल ब्लोअर ने इस केस को सामने लाके खड़ा कर दिया था। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारा डेटा लीक हुआ था। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म है। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं।
तो बेसिकली ये क्या बोलता है, ये ऐसी एक्टिविज्म है इन विच शेयर होल्डर यूज इक्विटी स्टेक इन अ कॉर्पोरेशन टू पुट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट। यानी ये मैनेजमेंट पे इतना प्रेशर बनाती है, इतना प्रेशर बनाती है कि मैनेजमेंट भी सोचती है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। कभी कभी तो मैनेजमेंट को इतना दुखी कर देती है ये जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म होता है, नाम से भी क्लियर, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ठीक है। तो यानी कि जो अपनी सेल्फ नीड को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बनाया जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एसेंशियली इन्वॉल्व मेकिंग शेयर होल्डर परफॉर्म द रोल एंड एज अ ओनर विद द अटेंशन ऑफ एक्शन ऑफ द कंपनी। यानी कि वो इस तरीके से यहाँ पे उनकी टेंशन जो होती है वो अपने फायदे के लिए होती है। कुछ फायदे सही भी होते हैं, कुछ नुकसान भी देते हैं, कुछ कंपनी को दबाव भी देते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म कैन ऑल्सो बी अ पावरफुल टूल है टर्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और ये एडवांटेजेस है इन्वेस्टर के लिए, यानी कि जो पैसा लगाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेजेस देखने को मिलती है, क्योंकि उनके हित में भी ये बात कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी फायदे के लिए बात कर रहे हैं, कभी कभी नहीं भी कर रहे। तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो होता है उसके यहाँ पे कुछ, अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविज्म क्या, इसका अंदर क्या होता है। एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविज्म वुड इंटेल हेज फंड और बिग ब्रांडेड शेयर होल्डर पुशिंग ऑफ द रेडिकल चेंजेस टू इनहांस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे ऐसे कि वो बोलते हैं कि रिटर्न वगैरह बढ़ा दो, ठीक है, और अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी में बदलाव लेकर आओ। तो ये सारी चीजें जो है कौन बोलता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म बोलता है कि अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह को क्या करते रहो, ठीक है, यानी कि रिटर्न बढ़ाते रहो, इंक्रीज कर दो, रिटर्न बढ़ाते रहो, ठीक है, यानी कि जो रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिलते हैं वो बढ़ाते रहो और स्ट्रैटेजीज वगैरह पे अच्छे से काम करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस, वो बोलता है रूल रेगुलेशन को ज्यादा बदलो मत, ठीक है, ये बताया गया। एक्टिविज्म अमंग द शेयर होल्डर सीक चेंजेस इन द मेथोडोलॉजी एंड यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नंबर ऑफ इश्यूज आर सेंट्रलाइज, में बहुत सारे नंबर ऑफ इश्यूज देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग पेमेंट पैकेज हो गया, रिस्क कंट्रोल प्रोसेस हो गया। तो ये इसी तरीके से बोलता है कि यहाँ पर जो है अपने रूल्स रेगुलेशन को इतना मत बदलो कि आगे चल के दिक्कतें आए। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर बात करता है कौन, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, यानी कि वो बोलता है कि जैसे कि अगर कहीं भी कोई प्लांट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो उससे जो धुआं निकल रहा है या कोई भी पानी बह रहा है या फिर वेस्ट ज्यादा निकल रहा है तो इतना नहीं होना चाहिए, उस पर बात करता है। मतलब रिलेटेड टू एनवायरमेंट, वातावरण से रिलेटेड भी ये बात करता है, ठीक है, और आपके समाज को लेके बात करता है, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्टिविज्म में लुक द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिगार्ड क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, वायलेशंस हो गई ह्यूमन राइट्स की, प्रोविजन हो गई डाइवर्सिटी की, इन पे बात करता है, ठीक है। ये जैसे आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दिए गए हैं वर्कर के चेन के बारे में, ठीक है, वो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है, ये सब आता है। सोशल में क्या आता है, सोशल एक्टिविज्म में बोलता है कि इसके अंदर वो बोलता है समाज, यानी जो लेबर लॉ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वन पोजीशन और रेडिकल जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो पॉसिबल शेयर होल्डर हैव इन द मैटर रेज्ड। उस मैटर पे भी ये लोग हाथ उठा देते हैं, कौन, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, कि भाई लेबर लॉ, ये भेदभाव जेंडर को लेके या समाज को लेके ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोमिनेंट केसेस बताए गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको करा दिया, नेक्स्ट पे आ जाती हूँ मैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है, सो दैट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये टाइम से ख़त्म हो जाए आपका बस। नेक्स्ट पे आ गए हम, वो आता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म का जो रोल है वो क्या है सीजी के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। यानी कि इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है उसका रोल क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को ये एनहांस कर देता है, ठीक है। एनहांस किस तरीके से करता है कि जो जवाबदेही है या चीज़ों को हाइड नहीं करना, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है शेयर होल्डर एक्टिविज्म का रोल है सीजी के अंदर। दूसरा आता है शेयर होल्डर इंटरेस्ट, शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है, यानी जो उस पर स्ट्रैटेजी बने, शेयर होल्डर का रिटर्न अच्छा मिले। एक्टिविज्म जो है वो डिमांड करता है कि उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले, और अच्छे खासा रिटर्न नहीं मिलेंगे तो दिक्कतें बनेंगी, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी तो फिर इनकी बात कैसे सुनी जाएगी। एनहांसिंग द सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सस्टेनेबल वैल्यू जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी एनहांस करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म। अब इसका शेयर होल्डर एक्टिविज्म के क्या क्या फॉर्म है वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 बताए गए हैं। एक आता है प्रॉक्सी वोटिंग, दूसरा आता है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, थर्ड इज एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड लॉ सूट्स आता है। यानी जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है उसमें बताया गया कि शेयर होल्डर जो है ना, बेसिकली प्रॉक्सी वाले में ये चाहता है वो कि जो भी शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती हैं, जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, उसमें क्या होता है कि वोट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। एंड वो प्रॉक्सी वोटिंग के अंदर एक बात और ये समझाई गई है जो मैं आपको समझाती हूँ, जो आपकी बुक के अंदर भी मैंशनड है, ठीक है। तो आप वो भी, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप वो भी एक बार पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यानी कि जो शेयर होल्डर एक्सरसाइज द वोट ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग इन द कंपनी मैटर सच एज इलेक्शन ऑफ द बोर्ड
एंड रेमुलेशन जो होती है एग्जीक्यूटिव की, मर्जर्स की, इवन कंपनी प्रेजेंस इन स्ट्रेटेजिकल एरिया, ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर रेजोल्यूशन में बोलते हैं शेयर होल्डर में फाइल रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, सच सजेशन विल बी प्लेस, यानी कि कुछ सजेशन देने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव पे हो गया, डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड हो गया, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, इस तरीके के प्रपोजल पे बात करता है। यानी कि जो वर्किंग आवर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर किस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो सारा शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के अंदर, मीटिंग के अंदर बात हो जाती है इसके ऊपर। पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी में क्या होता है, कंसर्न में भी डायरेक्टेड एज अ जनरल पब्लिक थ्रू मीडिया हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गए, इफेक्ट चेंज बाय प्रेशर, यानी ये इतना प्रेशर दे देते हैं शेयर होल्डर एक्टिज्म की पब्लिसिटी तो हो ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, यानी ये कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर एक्टिज्म जो होते हैं वो हमारे मैनेजमेंट के साथ इंगेज रहते हैं, डे टू डे की चीज़ें चेक करते रहते हैं, और उनको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है क्योंकि ये मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते हैं। लॉ सूट में क्या, ये कई बार तो क्या करते हैं, ये केस भी फाइल कर देते हैं। कौन? शेयर होल्डर एक्टिज्म, यानी कि ये इस हद तक प्रेशर बना देते हैं कि ये लोग कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। एंड एडवोकेट फॉर मॉडिफिकेशन दे वे द कंपनी इज गवर्न, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं तो वो आता है हमारा शेयर होल्डर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार मैं चेक कर ली हूँ। ये भी हो गया है आपका, विसल ब्लोइंग भी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है अब आपके थोड़ा सा ही रह गया है, उसके बाद आपका थोड़ा सा एक पार्ट और आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ शेयर होल्डर एक्टिज्म इन सीजी, यानी कि कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ बताए गए हैं शेयर होल्डर एक्टिज्म के इन सीजी के अंदर, जैसे कि प्रॉक्सी बैटल्स, ठीक है। अब कुछ बैटल्स की बात होती है, जैसे कि जनरल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोलते हैं ना कि शेयर होल्डर को हमारे को वोटिंग मिलनी चाहिए, तो एक्टिज्म में भी जो होता है, यानी कि जो आपका शेयर होल्डर एक्टिज्म जो होता है वो बोलता है कि हमारी बात मानो, हमारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करो, ये सारी बात प्रॉक्सी बैटल्स के अंदर होती है। शेयर होल्डर प्रपोजल में होता है 75% वोट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और वो बोलते हैं हमारी बातें जो है जितनी रखी। आता है मीडिया कैंपेन्स, इसमें आता है वीडियो जो हो गया, कैंपेन्स वगैरह आप समझते होंगे, जो वीडियो पोस्ट होते हैं, वीडियो के द्वारा, पोस्ट के द्वारा ये लोग जो है अपनी बात को रख देते हैं, या फिर उनको धमका देते हैं कि आपकी वीडियो फोटो लीक कर देंगे, हमारी बात को माननी ही पड़ेगी, इस तरीके से ये लोग करते हैं। कौन? शेयर होल्डर एक्टिज्म। क्लास एक्शन लॉ सूट्स, अभी मैंने आपको समझाया था काफ़ी डिटेल में। डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द मैनेजमेंट, और ये क्या करता है, कई बार तो नेगोशिएशन कर लेते हैं किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। आई होप आपको क्लियर है ये, यानी कि ये पूरी बात मनवाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते रहते हैं। कौन? शेयर होल्डर एक्टिज्म, ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ क्रिटिसिम्स हैं, यानी कि कुछ शेयर होल्डर के यहाँ पे एक्टिज्म बेनिफिट्स बताए गए, यानी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है शेयर होल्डर एक्टिज्म। हम लोग कुछ बेनिफिट्स, कुछ क्रिटिसिम्स दे रखे हैं शेयर होल्डर एक्टिज्म के, ठीक है, तो वो आपको समझ लेने हैं। तो सबसे पहला क्या आता है भाई, बेनिफिट आता है, ये क्या है? इनहांस वैल्यू, यानी जो शेयर होल्डर एक्टिज्म है वो इनकरेज करता है चेंजेस के लिए, यानी कि वो इस तरीके से दबाव बनाता है कि कुछ चेंजेस हो जाएं। दैट बेनिफिट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सो दैट जो हमारी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वैल्यू ऑफ शेयर है, उसमें कुछ बेनिफिट देखने को मिले। नेक्स्ट आता है बेटर गवर्नेंस है। बेटर गवर्नेंस है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड सेफगार्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म अगर परस्पेक्टिव की बात करें तो उसमें बोला गया है कि शेयर होल्डर कैन पुश फॉर मेकिंग डिसीजन दैट वुड इंश्योर द कॉर्पोरेशन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए रहे, और इससे काफ़ी सारे जो CSR हैं, यानी कि जो हमारे CSR के बारे में बात होती है, उसको भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट आता है सेफगार्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें बताया गया कि मेजॉरिटी जो होती है एक्टिज्म शेयर होल्डर की वुड कंसीडर द नीड ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर इंक्लूडिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सो दैट मैनेजर डू नॉट अब्यूज द पावर टू अचीव ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि ये बात करता है कि कुछ सेफगार्ड्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी इसके अंदर होना देखने को मिलना चाहिए, सो दैट इसके कुछ बेनिफिट्स। नेक्स्ट आता है हम लोगों का यहाँ पर जो है बेटर गवर्नेंस। बेटर गवर्नेंस कैसा होता है कि जो एक्टिव्स होता है वो मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में? गवर्नेंस को इम्प्रूव कराने में, विच इन टर्न एनहांस ओवरसाइट हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, यानी कि चीज़ें छुपाओ मत, हाइड मत करो, हर एक चीज़ के लिए जवाब जो है वो मांगना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ के कुछ बेनिफिट्स हैं जो बताए गए हैं शेयर होल्डर एक्टिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम लोग। अब कुछ क्रिटिसिम्स हैं जो आपको यहाँ पे समझ लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये आती है शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सम पीपल आर द व्यू एंड द एक्टिज्म इन्वेस्टर आर मोर स्पेसिफिकली हेज फंड एजेंडा, यानी कि कॉस्ट का रिडक्शन होना या फिर कुछ भी एसेट की वैल्यू में गिरना, तो इस तरीके से कुछ ये नुकसान हो जाते हैं। डिसरप्शन पे, जो कि यहाँ बताता है कि जो शेयर होल्डर एक्टिज्म है वो डिमांड करता है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, ठीक है, और हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये कौन बोलता है? ये आपका डिसरप्शन बोलता है, जिसमें मैनेजमेंट का टर्नओवर की बात होती है, यानी कि ये बताया गया मे अट्रैक्ट इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं दैट वुड रिजल्ट इन पब्लिक इनिशिएटिव, प्रॉक्सी हो गया, मैनेजमेंट टर्नओवर हो गया, एंड एनी अदर अनडिजायरेबल आउटकम देखने को मिलता है। और ये सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर भी बात करता है। समटाइम दीज एक्टिव किसी इसी एक्टिविटी की वजह से ही ऑन पर्सनल और इकोनॉमिकल गोल्स में भी नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर बनाता है। प्रेशर तो आपने अभी तक देख ही लिया मैनेजमेंट पे कितना ज्यादा शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो होता है सबसे ज्यादा प्रेशर बनाता है किस पे? मैनेजमेंट पे, कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी ये बात मानो, हमारी वो बात मानो, हर चीज में आंसर मांगता है। तो ये क्या है? प्रेशर ही तो बना रहा है ना। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एग्जाम्पल आते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म के, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक आता है स्टारबक्स, फिर आता है एप्पल, एंड देन आता है एक्सॉन मोबिल, ठीक है। तो ये बात करता है ये इक्वल पे दो, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे स्टारबक्स के ऊपर बात हुई थी 2020 के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे लॉसेस वगैरह देखने को मिल गए थे। एप्पल के अंदर आता है कि इसमें भी लॉस देखने को मिला था, कि बोलती है कि जो कंपनीज हैं वो हाई प्रॉफिट रिटर्न उनको मिलना चाहिए। अगर 100 रुपये का शेयर है 150 200 इस तरीके से रिटर्न मिले, और इस तरीके से कंपनी ने बायबैक के चक्कर में बहुत सारा फंड देते गए शेयर होल्डर को, और एक टाइम पे आके उसको काफ़ी लॉस हो गया। उसके बाद आता है एक्सॉन मोबिल, जिसके अंदर क्या होता है बैंक करप्ट भी हो गया था। इंजन की एक कंपनी थी जिसके अंदर एक्टिज्म के ऊपर इन्होंने ये जो हमारा शेयर होल्डर एक्टिज्म है जिसकी वजह से यहाँ पे बैंक करप्ट तक हो गया था। मतलब आप देख सकते हो कि ये शेयर होल्डर एक्टिज्म जो है इतना सारा लॉस करवा चुके हैं। ये मेन 3 कंपनीज के ऊपर बात करी गई थी, जो कि इंजन की कंपनी थी, और बैंक करप्ट तक हो गया था, ठीक है। तो बाकी इसकी स्टोरी है, जब आपके पास नोट्स पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ऐसे तो मैं इसको इतना डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में कराऊंगी ना तो फिर आपका पेपर निकल लेगा इतने में, तो मैंने शॉर्ट में करा दिया आप लोगों को। सो अब आपका ये एक पार्ट और रह गया, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।